यहाँ के दर्शकों के साथ रूबरू हो रहे हैं हमारे दो एक्सपर्ट्स, एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ और योगी ऑन दलाल स्ट्रीट के लेखक अरुण ठुकराल है हमारे साथ, और मुनीश सबरवाल साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और नॉर्थ जोन के हेड हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। तो ऑटोमेटिकली आप खराब मार्केट में एवरेजिंग कर रहे होंगे और अच्छे मार्केट में प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे बिना दिमाग लगाए, बिना किसी एडवाइजर से पूछे। ये पैसिव स्ट्रैटेजी इसको हम कहते हैं, ये एक तरीका हो सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स के पास कोई दूसरा तरीका हो तो बताएंगे। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, इसमें कुछ ऐड करने का है नहीं। मेरा सवाल अरुण सर से है। जैसे हम क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं तो मोस्टली क्लाइंट ये भी कहते हैं कि सर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया बट लॉन्ग टर्म में भी मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिला। जैसे आप कई स्टॉक्स लो, रिलायंस कैपिटल, सन फार्मा, मनपसंद बेवरेजेस, तो लॉन्ग टर्म में जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ जाता है कई कंपनीज़ के ऊपर, तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे ट्रैक करे उन चीज़ों को? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी शायद प्रदीप जी ने बताया भी कि डाइवर्सिफिकेशन हमेशा करना चाहिए। और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो पहले अच्छे लगते हैं, बाद में पता लगता है कि वहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया जो कि पता नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर पता होता तो कोई भी एडवाइज़र उसको रिकमेंड नहीं करता। सो देयर आर डेवलपमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड सारे रिसर्च एनालिस्ट किसी ना किसी रिपोर्ट के ऊपर काम करते हैं और काफ़ी ड्यू डिलीजेंस करते हैं। कुछ लोग जाके प्लांट भी विजिट करके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 100% वेरीफाई नहीं कर पाते। तो किसी ना किसी स्टॉक में लॉस जरूर होगा, और लॉस ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ जाता है। बट अगर 10 में से 3 स्टॉक ऐसे हुए और 7 स्टॉक आपके ऊपर गए तो आई थिंक नेट रिटर्न आपका वही 16-17% आता है। बट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, आपका कुछ ना कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे। आपको बेसिक मिनिमम जो ड्यू डिलीजेंस करनी है वो तो करनी है, और कंटिन्यूसली इवेल्युएट करना है। अभी मुझे एक सज्जन बाहर मिले, उन्होंने कहा कि मैंने आरकॉम कई सालों से रखा हुआ है और अभी इतना हो गया है। तो ऐसे कई मौके थे जब आरकॉम को देखा जा सकता था। ऐसे ही बाकी स्टॉक के बारे में भी है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अपना आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, और आसपास जिसे बोलते हैं ना पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते रहना चाहिए, और कुछ कुछ जो टेल को कट करते रहना चाहिए। आई थिंक ये प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। और सर जैसे रिसेंटली एनबीएफसी सेक्टर को लेकर काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, तो आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एनबीएफसीज वगैरह में? नहीं, बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल इन्वेस्ट इसीलिए करना चाहिए क्योंकि बैंकिंग इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी अच्छा करने वाली है तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा। और उसके अंदर भी जैसे कि एक्सिस सिक्योरिटीज में हम बात करते हैं कि प्राइवेट बैंक्स में हम ज़्यादा बुलिश हैं, और एनबीएफसीज में भी काफ़ी क्वालिटी एनबीएफसीज हैं जिनका एएलएम बहुत अच्छा है, जिनका एसेट लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा है, और बुक बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई ना कोई जो लिक्विडिटी क्राइसिस आया है, जैसे कि अगेन हमने सुना अभी कि हर जगह हर देश में ये कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो उससे डर के आपको वो सेक्टर को बिल्कुल नहीं त्याग देना है, बल्कि उसका फ़ायदा उठाना है। तो इसी वॉलेटिलिटी में जाके अच्छी कंपनीज आपको ऐड कर देनी चाहिए। बिल्कुल। और एक ईमानदारी की बात में अगर आपको बताऊं तो आज की तारीख में आपके पास जितनी जानकारी उपलब्ध है, अगर आप सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ देखते हैं मार्केट आवर्स के दौरान, सुबह शाम, दिन में जो भी आपके फेवरेट प्रोग्राम है, घंटे 2 घंटे, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाना है। अगर आप फिर भी पैसे गंवा रहे हैं या कोई भी निवेशक पैसे गंवा रहा है तो उसकी वजह यह है कि वो ये सोचता है कि ये एक्सपर्ट तो बार बार यही स्टॉक बोलता है, इसको पता नहीं है, मैं तो वही लूँगा जो मुझे पता है। तो फिर आप खुद का रिस्क ले रहे हो। तो जो जिस स्टॉक पे सब कुछ अच्छा चल रहा है उसका मैनेजमेंट आके कहता है कि हमारी सब कुछ ठीक है, टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि इसका ट्रेंड मजबूत है, फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं कि इसमें आगे अच्छा फ्यूचर है, तो आप वहाँ पैसे लगाएं। मुझे